नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी वर्सन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सी टेट 2023 के बारे में ईवीएस अर्थात पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पर्यावरण के 15 शिक्षा 7 यानी कि पेडोगॉजी के जो क्वेश्चन है उसको देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 की पुस्तक को भी देखा। आज से हम लोग सी टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि जब से सी टेट एग्जाम होना शुरू हुआ है 2011 से लेकर के अब तक हुए एग्जाम के पेपर्स को सॉल्व करेंगे और अपने बनने वाले प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। देखिए, पेपर आज से सॉल्व होगा तो सबसे पहले 2-3 चीजें आप ध्यान रखिए। पहली चीज, अब आप अपने को एकदम बच्चे के स्तर तक लेके जाइए, मतलब उसके लेवल से सोचना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा, अब आपको कुछ पॉजिटिव चीजों को सोचना है, कुछ निगेटिव चीजों को। जैसे क्वेश्चन अगर पॉजिटिव वाली बात कहेगा तो हम पॉजिटिव बात पकड़ेंगे, अगर वो निगेटिव बात कहेगा तो हम निगेटिव को पकड़ेंगे। और लास्ट चीज ये है, अब हमेशा ध्यान रखे रहिएगा कि ईवीएस के प्रश्न को करते समय ऐसे टॉपिक्स को या ऐसे आंसर को पकड़िएगा जिसमें बच्चा स्वयं काम करता हो, या बच्चा इन्वॉल्व हो, या बच्चा खुद जाके करता हो, और लास्ट बात ये, बच्चा पर्यावरण से कहीं ना कहीं जुड़ता हो। अगर इन कुछ बातों को आप ध्यान रखेंगे तो ईवीएस में आप 28, 29, 30 भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पेपर है ये जून 2011 में आपका एग्जाम हुआ था, सीटेट जून 2011। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए, ये जो आपका एग्जाम कराया गया था सीटेट का, सीटेट ईवीएस, ईवीएस मीन्स पर्यावरण, और ये पेपर आपका कंडक्ट कराया गया था जून 2011। ठीक है, जून 2011 में आपका एग्जाम कराया गया था। तो अब हम इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो जो बातें मैंने शुरू में बताई इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। बस देखिए, क्वेश्चन आप फटाफट बनाएंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ दिखता रहेगा, हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य मतलब वो होता है कोई दिया गया कार्य, इनमें से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य अभिभावक भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता अनुसार हो ही नहीं सकता। प्रतिदिन अभ्यास कराने के लिए नहीं। दत्त कार्य आकलन का एक मात्र तरीका है, नहीं। लास्ट ऑप्शन पढ़िए। देखिए, लिखा है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए, अवसर मतलब बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया ना, कोई काम आप कराइए जिसमें बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, बस इतनी बातों पकड़ रही है, आप किसी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, आप फटाफट सब कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा में सरल और निदर्शन किए जा सकते हैं। अर्थात पर्यावरण की कक्षा आपको पढ़ानी है, उस कक्षा को आप सरल कैसे बना सकते हैं, नीचे दिए गए ऑप्शनों को आपको पढ़ के बताना है। देखिए, कक्षा में अनुशासन नहीं, अनुशासन नहीं करना है, बच्चे को दबाव नहीं डालना है। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन को पैना करने के लिए, बिल्कुल सही है। बच्चा स्वयं सीखे और अब जो भी वो अवलोकन कर रहा है उसको पैना, पैना मतलब सुदृढ़ हो, मतलब कि सुनिश्चित हो, ये बनाने के लिए पर्यावरण की कक्षा को अच्छे से चलाना चाहिए या पर्यावरण कक्षा को सरल कर देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपको सीट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे समझ में आ रहा है ना। बस जो बातें हमने शुरू में बोला उसको ध्यान रखिएगा, बच्चे के हिसाब सोचिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दुर्गा एक गांव में रहती है, लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन बनाते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। ठीक है, पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। देखिए, आप इससे लॉजिक लगाइए। अगर वो खाना बना रही है तो धुआं निकलेगा, अब धुआं आंख में जाएगा, मुंह में जाएगा, गले में जाएगा, उसकी वजह से उसको खांसी आएगा। तो पहले आप ऑप्शन वही ढूंढिए। बच्चे से जब आप पूछेंगे तो बच्चा भी यही बताएगा कि धुएं की वजह से खांसी आ रहा है। तो ऑप्शन में जो ढूंढिए आप, धुआं, धुआं ढूंढिए, जहां मिलेगा वही आंसर होगा। देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, नहीं। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके नली में जमा हो गई। एक बात बताइए, आप सोचेंगे ये भी आंसर होगा, हमने कहा ना आप अपने हिसाब से मत सोचिए, बच्चे के हिसाब सोचिए। बच्चा कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं जानता। अगला ऑप्शन, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं
उसके श्वसन नली में जम गया होगा। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, छोटा बच्चा यही जानेगा कि उसके गले में धुआं जम गया है। हाँ, धुएं को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं वो बात की बात है, वो आप बाद में बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए और अपने लेवल के हिसाब से उसको करिए। ठीक है, कभी भी मोर इंटेलिजेंट होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं आता ये समझ के चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 4 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। ओके, भ्रमण के दौरान क्या अपेक्षाएं रहेंगी? अर्थात राजस्थान जाना है, बच्चों को कक्षा 5 के ले जाकर घुमाना है। घुमाने के दौरान आप क्या चाहेंगे? एक बात बताइए, क्यों घुमा रहे हैं आप? घुमा रहे हैं बच्चे आनंद के साथ साथ चीजों को देखें, स्वयं अनुभव करें, उनके बारे में समझें, वो खुद पूछें कि ये बड़ा है, छोटा है, ये क्या है, कैसे है, उसका वो चित्र बनाएं। अर्थात हर तरीके से बच्चे उसके बारे में परिचित हों। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। पहला, चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे अवलोकन करें। हो ही नहीं सकता, बच्चा जब प्रश्न पूछेगा तब तो समझ में आएगा कि इसके मन में क्या क्वेरी चल रही है। अगला, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। सही है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। यदि कोई प्रश्न हो उन्हें दर्ज करना चाहिए, घर पहुंचने पर पूछना चाहिए। गलत, घूमने गए हैं तो उसी समय प्रश्न पूछें। तो इसका सही आंसर ध्यान समझिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए तथा टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और तुरंत अपने अध्यापक से या बच्चों से पूछना चाहिए कि देखो यार ये ऐसे है तो क्यों है, या सर ये चीजें ऐसे हैं तो बताइए क्यों है। तो सर जब उसको बताएंगे वो अच्छे से सीख जाएगा। यही है भ्रमण का असली मकसद। ठीक है, कहीं भी आप घुमाने लेके जाइए, जैसे ताजमहल घुमाने लेके जाइए तो बच्चा पूछेगा ना सर इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनी, सफेद पत्थर कैसे आया, कैसे जुड़ा होगा, उस जमाने में कैसे पत्थर काटा गया होगा, तमाम प्रकार चीजें पूछेगा। तो उसी दौरान पूछेगा। क्लियर हुआ? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 65। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीकों से दो ढेरियों से अलग करती है। ठीक है, मतलब घर का जो कूड़ा है वो अलग कर रही है। पहले डब्बे में क्या रखा उसने? केले का छिलका, सब्जी के छिलके, सूखी पत्तियां। दूसरे में देखिए जेम की बोतल, सास की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। अब आपसे पूछ रहा है कि किस आधार पे उसने अलग किया है, मतलब जो दो डब्बे हैं इन दोनों डब्बों को किस आधार पे अलग किया है। पहला नंबर, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। केले की छिलका, सूखी पत्तियों, इन सब में दुर्गंध है या नहीं है, इस आधार पे। अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, जरा इस पे गौर कीजिए। अपघटित मतलब जो 2-3 दिन में खत्म हो जाए। केले का छिलका है 2-3 दिन में सड़ गल के मिट्टी मिल जाएगा, सूखी पत्तियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, सब्जी के छिलके हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन बोतल और प्लास्टिक खत्म होगा ही नहीं। इसी आधार पे उसने अलग किया है। पहला जो है वो अपघटित जल्दी हो जाएगा और दूसरा होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण पढ़ाते समय आप पाते हैं या यहाँ पाते हैं कि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अब देखिए भोजन हो चुका है, तो अब बच्चे ऐसे उबासी मारेंगे, तो आप क्या करेंगे? तो तुरंत अपने टीचिंग मेथड को बदल दीजिए। देखिए ये मत कहिए कि बच्चे को आराम करवा देंगे, या क्योंकि पढ़ाना है ना, पढ़ाने की बात वो कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे को रेस्ट भी नहीं करा सकते, आपको पढ़ाना है, तो आप अपने तौर तरीकों को बदल दीजिए। हंसी मजाक के साथ पढ़ाइए, पहेलियों के साथ पढ़ाइए, कहानी के साथ पढ़ाइए, वीडियो दिखा के पढ़ाइए, ऑडियो दिखा के पढ़ाइए। किसी तरीके से अपने टीचिंग मेथड को बदल करके बच्चे में इंटरेस्ट जगाइए। तो इसका सही आंसर होगा, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करें। दृश्य श्रव्य मतलब गाना बजाना के साथ उसको पढ़ाइए, वीडियो दिखाइए और लैपटॉप चलाइए, लेकिन बच्चे को मन से अच्छे से समझाइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप बच्चे बने रहिए और पॉजिटिव चीज को सोचिए। अगला, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाना चाहते हैं या योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? मतलब क्या कहेंगे? बेटा मत करो, चिड़ियाघर घूमने जा रहे हो ये मत करो। चलो, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर भोजन कैसे खाते हैं पता लगाना, ये तो अच्छी बात है, बच्चे पता लगाएं। कौन कैसे, कौन छीन खाता है, कौन झपट खाता है, कौन कच्चा खाता है, कौन पक्का खाता है, कौन मांस खाता है, कौन फल खाता है, बच्चे जानेंगे, अच्छी बात है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, बिल्कुल एकत्रित करें, बाद में वो देखेंगे समझेंगे कि हमें कैसे करना है।
चिड़ियाघर में जो देखा उसका चित्र बनाए, ये भी सही बात है, बच्चे सीखे चित्र बनाए। लास्ट ऑप्शन, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये देखिए गलत है। खाने की सामग्री ले जाएंगे तो बच्चे हैं, हो सकता है वो खाने को पास से देने का प्रयास करें, जानवर उनको नुकसान पहुंचा दें, तो ये आप अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। मतलब बीज अंकुरण मतलब जैसे कि आप कोई भी नया पौधा कैसे बनता है, इसको बनाने के लिए अच्छा बताइए क्या तरीका हो सकता है। आप खुद सोचिए, क्या ये बेटर नहीं होगा कि एक बच्चे को खुद खेत पे लेके जाइए, एक दाना आप लगाइए, कभी बेटा तुम भी एक दाना लगाओ, लगाइए, आप पानी दीजिए, वो भी पानी देगा, आपका पौधा आएगा, उसका भी आएगा, आप भी सेवा कीजिए, वो भी सेवा करेगा। तो क्या वो इससे बेटर कहीं सीख सकता है? नहीं ना। इसलिए वो ऑप्शन ढूंढिए जहां बच्चे से स्वयं काम कराया गया होगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी, देखिए लिखा है, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन, उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, यानी कि बच्चे खुद करें। ठीक है, जब वो खुद करेंगे तो बेटर तरीके से वो सीखेंगे। क्लियर, समझ में आया? और आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों पढ़ रहे हैं आप दिमाग लगाइए ना, ऑप्शन पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे। कई सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे खट से आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा कि मीरा और दिव्या 2 लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन खाती है जिसमें लौह की कमी है। तो उनको कौन कौन सी बीमारी होगी? आप देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए जो मीरा है, मीरा क्या कर रही है? मीरा खा रही है समोसा, कटलेट और चॉकलेट, कटलेट और चॉकलेट खा रही है ना। अच्छा सॉरी, चॉकलेट नहीं, डबल रोटी। देखिए मीरा जो है समोसा खा रही है, कटलेट खा रही है और डबल रोटी खा रही है। मीरा के बाद में जो दिव्या है, दिव्या ये ऐसे भोजन खा रही है जिसमें लौह तत्व, लौह तत्व की कमी है। क्या है? कमी। तो इनको कौन सा रोग होगा? जरा ध्यान देखिए, समोसा, कटलेट, डबल रोटी ये सब फैटी है। फैटी मतलब जिसमें हेल्दी फूड है, जंक फूड है। तो जंक फूड खाएगा तो ये फैटी हो जाएगी, अर्थात इसमें मोटापा रोग हो जाएगा। और लोहे की कमी से हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बनता, और हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे अंदर खून की कमी आ जाती है। खून की कमी जिसको बोलते हैं अनीमिया रोग। क्या बोलते हैं? अनीमिया। तो मीरा को मोटापा रोग हो जाएगा और दिव्या को क्या हो जाएगा? अनीमिया रोग। ये मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखे रहिएगा। और ध्यान रखे रहिएगा, जब अनीमिया रोग हो जाता है तो हम गुड़ और पालक खाते हैं तो अनीमिया रोग की कमी दूर हो जाती है। क्लियर हो गया? ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हाँ, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है जबकि नमकीन पानी में तैरता रहता है। देखिए ये है नींबू, हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे क्वेश्चन कर देंगे। नींबू है, कह रहा है कि साधारण पानी में डूब गया और नमकीन पानी में तैर रहा है, नमकीन पानी में तैर रहा है। मैंने आपको बताया था कि 2 चीजें, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, जिसका ज्यादा होगा वो डूब जाएगा। चूंकि नींबू इसमें डूब गया, इसमें तैर रहा है, इसका मतलब इसका जो घनत्व होगा वो ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? पानी से। पानी का कम होगा, नमकीन पानी का ज्यादा होगा। इसलिए नींबू कम वाले में डूब गया और ज्यादा वाले में नहीं डूबा। तो तुरंत आप ऑप्शन ढूंढिए, कहां ऐसा है जिसमें लिखा है कि पानी का घनत्व तो कम है नमकीन पानी से। तो आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक है। बातें की हुई, या नमकीन पानी का घनत्व हम अधिक कह दें, पानी का कम कह दें, या पानी का कम कह दें, नमकीन का अधिक कर दें। सही बात है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ये सही आंसर है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जाते हैं क्योंकि?
देखिए, जब फ्रिज में आप रखते हैं या ठंडी जगहों पे जब रखते हैं, तो जो खराब करने वाले कीटाणु हैं वो सो जाते हैं, ठीक है, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे अगर अभी हमको बर्फ के डब्बे में रख दिया जाए तो हमारा नस ये जो ब्लड सर्कुलेशन है सब रुक जाएगा, हम ऐसे रह जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे निपुर जाएंगे। उसी प्रकार से जब ठंडी जगहों पे चीजें रखी जाती हैं तो जो जीवाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उनका हाथ पांव काम नहीं करता, इसलिए काफी दिन तक खाद्य सामग्री सुरक्षित रहती है, ठीक है। तो जो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय मतलब वो काम नहीं करते, इसलिए खाना देर समय तक रहता है। अगला, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो अगर आपको मलेरिया हुआ है तो आपका ब्लड लेकर के जांच करते हैं, जिसमें मलेरिया परजीवी पाया जाता है, जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया परजीवी, अगर आपके खून में पाया जा रहा है मतलब आप मलेरिया के रोगी है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए, कविताओं और कहानी का प्रयोग इसलिए किया जाता है, पहली चीज ये है, कविता और कहानी के माध्यम से बच्चे अच्छे सीखते हैं। दूसरा ये है, जब आप कहानी के रूप में बच्चों को बताते हैं ना तो बच्चा उसको सही मानता है। जैसे अगर आप कहते हैं अभी कि देखो शेर बहुत खतरनाक होता है, वो जानवरों को खा जाता है, वो ना देखा रहे, लेकिन जब आप उसको बता देंगे, उसको चित्र दिखा देंगे, देखो ऐसा है, तब वो जब भी टीवी में देखेगा या जब भी शेर को देखेगा वो ऑटोमेटिक वहां से रफू चक्कर हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि शेर खतरनाक होता है, ठीक। तो कविता कहानी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, स्थानीय एवं विश्व स्तर की संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है, कहानी का उद्देश्य होता है कल्पना करना, ठीक है। जब आप कहानी के माध्यम से बनाएंगे तो बच्चे काफी सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं, ठीक। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन? तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन पेड़ों से संबंधित है, पेड़ों से लोगों ने चिपक चिपक के उनको कटने से बचाया था, और ये उत्तराखंड में 1973 में आंदोलन हुआ था, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 75, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, तो देखिए विटामिन जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए एक निश्चित मात्रा में या कह सकते हैं सीमित मात्रा में आवश्यक है विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करने के लिए। जैसे विटामिन ए रतौंधी से रक्षा करता है, विटामिन बी वेरी वेरी, विटामिन सी स्कर्वी, और विटामिन डी हमारा रिकेट से रक्षा करता है, ठीक है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं या कह सकते हैं जो विटामिन होते हैं वो, लास्ट ऑप्शन देखिए, हितजन्य रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में, ऐसा नहीं है कि 5-6 किलो खा लीजिए, थोड़ी मात्रा में ही इनकी जरूरत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर झोपड़ी दीवारों को फर्श को लीपा जाता है। देखिए इस पे विवाद था, लेकिन आयोग ने जो इसका जो आंसर माना है वो दूसरा माना है, चिकना और साफ बनाने के लिए। हालांकि पहला भी सही है, हम जब गोबर से लिपाई करते हैं तो कीटों को बचाने के लिए और चिकना रखने के लिए भी, ताकि हमारी फर्श एकदम चिकनी रहे। तो ये दोनों ऑप्शन आ गया था, जिसको आयोग ने माना है चिकना और साफ करने के लिए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जबकि इसका पहला आंसर भी सही है, ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम आता है तो आपको बी वाला ही ऑप्शन मानना पड़ेगा, ए को आप छोड़ दीजिएगा। देखिए 77, एक किसान दाने को भूसे से अलग करता है, जिस प्रक्रिया द्वारा यहाँ किया करता है वहां कहलाती है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं भूसा अलग कर रहा है, भूसा मतलब क्या आप जानते हैं? अब बताइए, भूसा गेहूं में होता है चावल में होता है? गेहूं में होता है, और गेहूं को जब हम थ्रेशरिंग करते हैं तो भूसा अलग हो जाता है, तो छोटा बच्चा बता देगा, तो इसमें हो जाएगा थ्रेशरिंग। अगला है, पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्या नहीं है, है वाला नहीं, नहीं है क्या? सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास, ये तो है भाई, पहेली के माध्यम से होता है। बच्चों में अवलोकन चिंतन की शक्ति का विकास करना, ये भी होता है। तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये भी होता है। लास्ट है, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये उद्देश्य नहीं है, ठीक है। पहेलियों का उद्देश्य है वो अच्छे चीजों को समझे, आनंदमय सीखे, उनका दिमाग भ्रमित हो, ये उद्देश्य कतई नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों का या को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। यानी कि बच्चों को आप एक एक बच्चे को व्यक्तिगत अनुभव दे रहे हैं, तो शिक्षक को क्या लाभ पहुंचाएगा? देखिए इसमें है ऊर्जा बचाने में, नहीं। बच्चों को विशिष्ट अनुभव को जानने में, बिल्कुल नहीं। भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने में, नहीं।
बीमर्स को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और बीमर्स व सीखने को बढ़ावा देने में, ये तो मैंने कहा था आपसे, जब भी बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट कर जाएगा, इन्वायरमेंट से जुड़ जाएगा, तो उससे बढ़िया कोई आंसर हो ही नहीं सकता। देखिए लिखा है ना कि बीमर्स को बच्चे के अनुसार अनुभव को जोड़ने में, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित करने के लिए शिक्षक, देखिए उन्हें अलग अलग के ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इन सब चीज़ों को उन्हें बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? एक लघु फिल्म दिखाएं, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधनों के प्रकार को बच्चों के साथ चर्चा करना, और यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल है। देखिए मानचित्र जब भी आप पढ़ेंगे, नक्शे को पढ़ने के लिए पहला चीज आपको स्थान की समझ होनी चाहिए, कौन स्थान किस तरफ है इसकी समझ होनी चाहिए। दूसरा चीज है आपको दूरी की समझ होनी चाहिए, और तीसरा आपको डायरेक्शन की समझ होनी चाहिए। मतलब दिल्ली के किस डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश से कितना दूर दिल्ली है। तो जब इन चीजों की समझ रहेगी तभी आप नक्शे को पढ़ पाएंगे, तभी आप मैप को पढ़ पाएंगे। ऐसे अगर कह दिया जाए कि मान लीजिए यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से उत्तर प्रदेश पूर्व दिशा में है, तो आपको पता रहना चाहिए कि पूर्व इधर होता है, तभी आप दिखा पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो स्थान, दूरी और दिशा, SDD, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इन तीन चीजों को ध्यान रखिएगा, ये जब हो जाएगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, इसका पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 82 नंबर, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों? आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। बिल्कुल सही है। आमाशय हमारे पेट में जब भोजन जाता है तो पूरा मथता है, जैसे आप माठा मथते हैं ना, ऐसे ही मथता है पूरा। इसमें एंजाइम मिल मिल करके भोजन को तोड़ते फोड़ते हैं और भोजन पचने में मदद करते हैं। तो बाहर की अपेक्षा, मतलब लैब की अपेक्षा पेट में भोजन जल्दी पच जाता है, उसका कारण यही है। ठीक है, तो 82 का पहला नंबर ऑप्शन एकदम सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बच्चे के अंदर सोचना है। ठीक है, ध्यान रखिए बच्चे की समझ से। अगला, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या है? ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि रेलवे टिकट से हम क्या क्या जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देना, जहां आ गया अवसर देना, अनुभव प्रदान करना, हस्त क्रिया करवाना, बस आंसर आंख बंद करके मारिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। फोटो कॉपी नहीं हो पाया था, फोन में है। देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, कहाँ गया भाई, आजा। चलिए देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? नहीं है मतलब निगेटिव ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। जीवन और पर्यावरण के सरोकार मूल्यों को आत्मसात करना, ये तो सही है। प्राकृतिक सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता, ये भी सही है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना, ये भी सही है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली एवं परिभाषाओं का बोझ डालना, ये नहीं है। पर्यावरण पढ़ाने का एक कतई मतलब नहीं है कि बच्चों पे बोझ डालिए। ठीक है, तो पॉजिटिव पूछेगा पॉजिटिव ढूंढेंगे, निगेटिव पूछेगा निगेटिव ढूंढेंगे और अपना आंसर लेके निकल जाएंगे। क्लियर है? आगे देखिए, भैंस के पीठ पर अक्सर बगुला बैठा रहता है या पक्षी दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है? घास पे पाए जाने वाले कीट, अरे घास पे खाना है तो पगलों की तरह भैंस से क्यों बैठेगा? होगा ही नहीं। भैंस की पीठ पर बैठ के गाना गाता है, गाना क्यों गाएगा भैया? पेड़ बैठ के वाले। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है तो भैंस की पीठ पर आराम करोगे? लास्ट ऑप्शन, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे हमारे सर में जुए होते हैं वैसे पीठ पे कीड़े मकोड़े होते हैं भैंस के, तो वो बैठ के खाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है? अब देखिए पॉजिटिव आपसे पूछ रहा है तो पॉजिटिव ढूंढिए। बच्चों में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, मैंने क्या बताया था आपको? जहां आ जाए बाहरी दुनिया से जोड़ना, अनुभव प्रदान करना, स्वयं काम करना, उसके अतिरिक्त आपको ऑप्शन देखना ही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलिए दिमाग पे बोझ ना डालिए, हमारा उद्देश्य ये है आप हल्के में नंबर ज्यादा लेके जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? देखिए इसको जरा ध्यान समझिएगा। उबलना और क्वथन में क्या अंतर है? कहाँ गया मेरा पेन भाई? हाँ इधर है।
इसको जरा ध्यान समझिएगा, ठीक है। इसको हम समझा देते हैं आपको, क्वथन और उबलना में अंतर क्या होता है। देखिए, बात करें क्वथन की बात करें और बात करें वाष्पीकरण की, वाष्पीकरण। देखिए, जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे वाष्पीकरण होना शुरू हो जाएगा। वाष्पीकरण मतलब होता है जो पानी है वो भाप बन के उड़ने लगेगा, ठीक है। मतलब ये वाष्पीकरण जो है वो 0 से लेके 100 सेंटीग्रेड तक होता रहता है, ठीक है, हमेशा होता रहता है। लेकिन क्वथन की बात करें तो ये एग्जैक्ट जब 100 सेंटीग्रेड तापमान होगा तब ये शुरू होता है, ठीक। यानी कि 100 सेंटीग्रेड पर ही क्वथन होगा और वाष्पीकरण किसी भी तापमान पे होता रहता है। तो इसका जो सही आंसर है, आप देखिए, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पे हो सकता है, जबकि क्वथन केवल 100 सेंटीग्रेड पर ही होगा। पानी उबलना कब प्रारंभ करेगा, जब 100 सेंटीग्रेड हो जाएगा तब। अभी आप पानी लेके गर्म कीजिए, धीरे धीरे भाप उड़ने लगेगा, उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा, और वो बुलबुले छोड़ना तब शुरू करेगा जब उसका तापमान 100 सेंटीग्रेड हो जाएगा तब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, लिखा है एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक ए रक्त वाले स्त्री से शादी करता है। उसके पहले बच्चे में कौन सा या रक्त समूह होने की संभावना ओ होने की संभावना कितने प्रतिशत है। जरा ध्यान समझिएगा। देखिए, ये हो गया मेल, ये हो गई फीमेल, इसका रक्त समूह O है, इसका ए है। तो जब इन दोनों की शादी होगी ना, तो देखिए रक्त समूह क्या क्या हो सकता है, ध्यान समझिएगा। चूंकि इसका रक्त समूह O भी हो सकता है, इसका रक्त समूह ए भी हो सकता है, या तो O होगा या तो ए होगा, OA नहीं होगा ना। तो इसका मतलब हो गया कि आधा चांस ये है, आधा चांस ये है। तो 50% चांस ये है, 50% चांस ये है। हमसे प्रश्न पूछा है कि इसका रक्त समूह O होने की चांसेस बताइए, तो O होने का चांस है 50%। भाई, माता का ए है, पिता का O है, तो हो सकता हो पिता वाला हो जाए, या तो हो सकता है माता वाला। तो दोनों में से एक ही होगा, तो 1/2 कर देंगे, यानी कितना परसेंट, 50%, ठीक है। अगला प्रश्न, टूटता तारा क्या है। देखिए, टूटता तारा एक उल्का पिंड होता है जो जैसे ही हमारी पृथ्वी में घुसता है, वायुमंडल में घुसता है, तो घर्षण के कारण, जैसे 2 पत्थर रगड़िए तो चिंगारी निकलती है ना, वैसे ही घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका है डी नंबर, उल्काभ जो वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अरे जीव निकल गया या वो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, पॉजिटिव पूछ रहा है, यानी कि जब छोटे बच्चों का आप आकलन कर रहे हैं उसमें क्या सम्मिलित होना चाहिए। देखिए, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण, गलत, ये तो होगा ही नहीं। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षा कोई रोल नहीं है, अर्धवार्षिक अंत परीक्षा का रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, जब भी बच्चे का आप आकलन कीजिए, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों द्वारा बांटना, यानी कि उनका अवलोकन कीजिए, फिर बच्चों को बताइए देखो बेटा तुम्हारी ये कमी है, उनके घर वालों को बताइए कि बच्चे में देखिए ये दिक्कतें हैं, ये अच्छी है, ये खूबी है, इसको बढ़ाइए, इस पर जरा ध्यान दीजिए ताकि बच्चा ऐसे चीजों को समझे, ठीक है। दोस्तों, ये थी हमारे सीटेट ईवीएस 2011 के का पेपर सोल्यूशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।